हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमें देखना है इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 3 और इसमें सबसे मेन चीज़ हमें देखनी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लास 9 में हमने पढ़ा था कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरी दुनिया में काम करती हैं, लेकिन क्या वो डेमोक्रेटिक हैं या नहीं। ठीक है, ये हमने क्लास 9 में देखा था। इसी में आज हमें देखना है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में जो परिवर्तन आया है, किसकी वजह से? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। तो सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसको देख लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का लोगो जो है ये 6 आर्क हैं और ये रिप्रेजेंट करता है ग्लोब को। ठीक है, ये सिंगापुर में डिज़ाइन हुआ था 1997 में। अतिरिक्त ज्ञान था ये। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ कंसर्न्ड विद द रेगुलेशंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कई देशों की सरकारों के द्वारा बनी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन या संस्था है दैट इज़ कंसर्न, जिसका मुख्य काम क्या है? टू रेगुलेट द इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशन, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना देशों के मध्य में, यानी विश्व में जो अलग अलग देश हैं उनके बीच व्यापार को बढ़ावा देना। किस तरह से? फेयर पॉलिसीज़ बनाकर, कि सभी देशों के लिए जब रूल्स एंड रेगुलेशंस फेयर होंगे तभी तो व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सब काम करना किसका काम है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 1995। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 को डिसाइड किया गया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। इससे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट कर रही थी। इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी हमारी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT। ठीक है, तो GATT को ही बदल कर जो है क्या बना दिया गया था? WTO। पूरी लाइन क्या कह रही है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 1995 अंडर द मर्केश एग्रीमेंट साइंड बाय 123 नेशंस ऑन 15 अप्रैल 1994, रिप्लेसिंग, और इसने WTO ने रिप्लेस किया था किसे? जो इससे पहले व्यवस्था चल रही थी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को, विच कमेंस इन 1948, जो कि 1948 में बनी थी। अब थोड़ी सा हिस्ट्री अगर आपको पता होगी तो आपने देखा होगा ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस जो बनाए गए थे ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन इसलिए बनाए गए थे, जो IMF और वर्ल्ड बैंक था हमारा, जिसे ब्रेटन वुड ट्विंस कहते हैं, ये हमारा 1944 में इसीलिए बनाए गए थे जिससे वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके। और उसी के बाद जो हमारा 1948 में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड भी बना था। ठीक है, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अर्थव्यवस्थाएं खराब हो गई थी देशों की, उनको बढ़ाने के लिए एक तरह से व्यवस्था थी जिसे फाइनली रिफॉर्म किया गया था 1995 में और WTO बनाया गया था। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। ये विश्व में काम करने वाली सबसे बड़ी आर्थिक संस्था है। अर्थ पर आधारित यानी पैसे पर आधारित सबसे बड़ी संस्था इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है ये, दुनिया में सबसे बड़ी। प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है WTO के, जिसको लेकर, या हम इसे कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या थे WTO के। ठीक है, प्रिंसिपल्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे WTO के? प्रमोट फ्री ट्रेड थ्रू ग्रेजुअल रिडक्शन ऑन टैरिफ। फ्री ट्रेड का मतलब होता है बिना टैक्स के या बहुत कम टैक्स पर, बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के व्यापार को बढ़ावा देना। कैसे? ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ टैरिफ, जो टैक्सेस हैं उनको धीरे धीरे कम करके। सेकेंड प्रिंसिपल था इसका, प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर नेगोशिएशन ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स। नेगोशिएशन ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स, जो भी व्यापार में मतभेद हैं उनको नेगोशिएट करना, उनमें समझौता कराना थ्रू कैसे? लीगल फ्रेमवर्क, कानूनी सहायता या कानूनी संरचना बनाना कि अगर कोई विवाद होगा तो कौन उसे सुलझाएगा, उसके लिए भी पूरी व्यवस्था करना। दिस एम्स to provide greater stability and predictability in trade। और इसका उद्देश्य था कि WTO प्रदान करेगा एक ग्रेटर स्टेबिलिटी, एक बहुत ज़्यादा स्थिरता, एक संतुलन स्थापित करेगा, और प्रिडिक्टेबिलिटी यानी कि पहले से ही अनुमानित व्यापार को लागू करेगा, कि पहले से ही हमें पता होगा कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो हम बेचने दूसरे देश में जाएंगे तो क्या सिनेरियो रहेगा, कैसे व्यापार होगा। अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो हमें कहाँ जाना है, मतलब सारी चीज़ें, अगर कोई भी कमी या कोई भी स्टेप हम लेने जा रहे हैं तो उसमें अगर दिक्कत रहती है तो हमें उसके बाद क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता रहेंगी। क्यों? क्योंकि प्रोवाइड कर रहा है WTO एक लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है,
थर्ड पॉइंट कह रहा है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के व्यापार करना, अवॉइडिंग प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स, और अवॉइड करें किसी एक को प्रायोरिटी देने वाले ट्रेड एग्रीमेंट्स, यानी कि अगर समझौता हो रहा है, ट्रेड एग्रीमेंट व्यापारिक समझौता हो रहा है, तो किसी एक को प्रायोरिटी हम ज़्यादा दे दें, दूसरे देश को कम दें, ऐसा ना हो, इसको हम अवॉइड करें। ये देखना भी किसका काम है, WTO का। फोर्थ पॉइंट सेज WTO इज नॉट अ कंप्लीटली फ्री ट्रेड बॉडी। WTO जो है पूरी तरह से स्वतंत्र व्यापार के लिए बनी हुई संस्था नहीं है, या पूरी तरह से स्वतंत्र व्यापार प्रदान नहीं करती। हमने अभी आपको बताया फ्री ट्रेड का मतलब वैसे तो होता है कि बिना किसी टैक्स के व्यापार, लेकिन फ्री ट्रेड का मतलब हमने आपको बताया था कि कम टैक्स के साथ भी व्यापार, क्योंकि अगर टैक्स लेंगे नहीं तो देश की अर्थव्यवस्थाएं फिर कैसे बढ़ेंगी, ठीक है। इट अलाउज टैरिफ्स एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस अंडर सर्टेन कंडीशन। ये जो WTO है ये अलाउ करता है टैक्सेस को लगाना और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन का या ट्रेड बैरियर का मतलब ही होता है टैक्स लगाना, ठीक है। अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ निश्चित कंडीशंस के अंतर्गत टैक्स लगाने को अलाउ करता है WTO। एग्जाम्पल, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डंपिंग ऑफ चीप सरप्लस गुड। डंपिंग क्या होता है ये हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे बेटा डिटेल में, ठीक है। प्रोटेक्शन, लेकिन डंपिंग एक अभी के लिए समझ लीजिए, डंपिंग का मतलब होता है किसी अनवांटेड चीज को फेंक देना, ठीक है। डंपिंग क्यों की जाती है ये भी हम आगे देखेंगे। चीप सरप्लस यानी सस्ते ज़्यादा बने हुए सामान को किसी दूसरे देश में जाकर बेच दें हम, ठीक है, कम दाम पे। तो ऐसे जो खराब व्यापार की नीतियां हैं इनसे बचाना भी WTO का काम है, और ऐसी चीज़ें ना हो इसके लिए आप टैक्स लगा सकते हो कि कोई दूसरा देश बहुत सस्ते में जो है खराब सामान हमारे यहाँ बेचने आ रहा है तो वो बेचने ना आ पाए, इसके लिए हम उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दें, जिससे कि वो चीज़ महंगी हो जाएगी और फिर वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग अभी समझेंगे। लेकिन कुछ नीतियाँ हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिसमें WTO टैक्स लगाने के लिए अलाउ कर देता है, फ्री ट्रेड को पूरी तरह से फ्री नहीं रहने देता है। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है WTO इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग फेयर कंपटीशन। WTO जो है वो कमिटेड है, यानी कि वो प्रतिबद्ध है पूरी तरह से कि फेयर कंपटीशन लागू करेगा, फेयर कंपटीशन को बनाए रखेगा। देयर आर रूल्स ऑन सब्सिडीज एंड डंपिंग। सब्सिडी यानी कि जो आप सब्सिडी देती गवर्नमेंट की तरफ से जो छूट दी जाती है चीज़ों पर, या दूसरे देश से जो सस्ती चीज़ें आकर बिक रही हैं, इन सब के लिए भी नियम बनाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद सिक्स पॉइंट कह रहा है WTO इज कमिटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। WTO का उद्देश्य है कि आर्थिक विकास हो। मुख्य उद्देश्य तो यही है ना, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तो आर्थिक विकास होगा। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल, रीसेंट राउंड्स हैव पुट, राउंड्स का मतलब है जो कॉन्फ्रेंस होती हैं, इसकी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, हैव पुट प्रेशर ऑन डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज पर हाल ही की कुछ मीटिंग्स में डेवलप्ड जो विकसित देश हैं जैसे USA, जापान, इन पर दबाव बनाया गया है टू एक्सेलरेट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट फ्रॉम लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, कि ये लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज या जो कम विकसित देश हैं उनसे सामान कम खरीदें, उनसे सामान खरीदना कम करें, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो डेवलप्ड नेशन है ये गरीब देशों से या जो अंडर डेवलप्ड नेशन है उनसे सस्ते दाम पर रॉ मटेरियल खरीद कर फिनिश गुड महंगे दाम पर बनाकर वापस बेच दे हैं। तो एक तरह से ये कॉलोनिज्म जैसा व्यवस्था हो जाती है। तो ऐसा ना हो इसलिए WTO ने प्रेशर बनाया है डेवलप्ड नेशंस पर कि वो डेवलपिंग कंट्रीज से इंपोर्ट पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाएं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं WTO एक्चुअल में क्या है। ये तो प्रिंसिपल्स हैं जिनको सोचकर WTO बनाया गया था, पर इस टाइम पर आपकी बुक के हिसाब से NCERT क्लास 10 के हिसाब से WTO was supposed to allow free trade to all। WTO का उद्देश्य था कि वो सभी को फ्री ट्रेड प्रोवाइड करेगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बट इन प्रैक्टिस इट्स रूल्स हैव फोर्स्ड द डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोड्यूस गुड्स एट अ वेरी लो कॉस्ट। लेकिन इसके नियम जो हैं वो फेवर में है किसके, डेवलप्ड नेशन के, और डेवलपिंग कंट्रीज को सामान सस्ते में प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। द सरप्लस गुड्स आर सोल्ड इन अदर कंट्रीज एट अ फेयरली हायर प्राइस, और गरीब देशों में सस्ते में चीज़ें बनवा कर उन्हें डेवलप्ड नेशन पर, जहाँ पर लोगों की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, वहाँ पर हायर प्राइस में बेच दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में कॉटन का अगर हम एक शर्ट देखें
तो कॉटन का एक शर्ट 1000 रुपये, बहुत अच्छा जो फाइन कॉटन होगा उसका एक शर्ट 1000 रुपये के आसपास बिकेगा। लेकिन वही कॉटन जब डेवलप नेशन में जाता है, पेरिस, इटली या यूएसए में, तो उसी शर्ट की कीमत जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ों का एक्चुअल प्राइस है या जो चीज़ों की प्राइस है वो उसके एक्चुअल ओनर को ही मिलनी चाहिए। यानी कि अगर वो शर्ट 4 टाइम्स हायर प्राइस में बिक रही है तो वो 4 टाइम हायर प्राइस कमाने का हक जो है, कमाने का मौका जो है, वो डेवलपिंग नेशन के ओनर को मिलना चाहिए। ठीक है, बट नाउ, लेकिन आज के समय इट इज़ सीन दैट द डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स। लेकिन आज के समय हमें क्या देखने को मिलता है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने ट्रेड बैरियर्स यानी टैक्सेस को अनफेयरली तरीके से अभी भी लगाए रखा है। यानी कि सपोज एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, सपोज अमेरिका को वीट बास्केट कहा जाता है। अमेरिका में, यूएसए में अगर वीट बहुत ज़्यादा होता है तो वो सस्ते दाम पर बेचने के लिए दूसरे देशों में जाता है। लेकिन जब कोई दूसरा देश या डेवलपिंग नेशन वीट बेचने के लिए यूएसए जाता है तो यूएसए क्या करता है, उस पर ढेर सारा टैक्स लगा देता है, जिससे कि डेवलपिंग नेशन अमेरिका के अंदर अपना वीट या अपना गुड्स ना बेच पाए। ठीक है, ऐसा इसलिए भी किया जाता है जिससे यूएसए जो है अपनी डोमेस्टिक जो ट्रेडर्स हैं उनको लाभ पहुंचाए या डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है उसको सस्टेन करे। ठीक है, अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा देश उसके यहाँ आकर चीज़ें हायर प्राइस पे चीज़ें बेचे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। ठीक है, कोई भी देश नहीं चाहेगा। लेकिन WTO क्या करता है, ऐसी कंडीशन में अमेरिका को कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर सेम चीज़ कोई छोटा देश करता है, डेवलपिंग नेशन करता है, तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना या प्रेशर बनाना शुरू कर देता है। क्यों, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यही आता है कि ऐसा क्यों है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है डेवलप नेशंस के फेवर में है और डेवलपिंग नेशन के फेवर में उतना नहीं है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें चाहिए होता है पैसा। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कई देशों की सरकारों ने मिलकर इस संस्था को बनाया है। तो ऑब्वियस सी बात है, चलाने के लिए पैसा भी तो दे रहे होंगे। 2019 का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो 2019 में सबसे ज़्यादा पैसा WTO के बजट में किसने लगाया है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने ही लगाया है। ठीक है, कितना, लगभग 11.59%। सेकेंड नंबर पे चाइना, थर्ड जर्मनी। ये टॉप 10 हैं, आपको देखने को मिल रहे होंगे, और इसमें मोस्टली जो है वो डेवलप्ड नेशंस ही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो WTO इनके अगेंस्ट में इतनी जल्दी फैसला नहीं देगा। क्यों, क्योंकि उसको जो चलाने के लिए फंड है वो कौन दे रहा है, यही देश दे रहे हैं। और ऐसा सिर्फ WTO में नहीं है, ऐसा वर्ल्ड बैंक, IMF सब जगह पर है। जितनी भी आपको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगी उसमें जिस कंट्री का शेयर जितना ज़्यादा रहता है उसका डोमिनेशन भी उतना ही ज़्यादा रहता है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से WTO थोड़ी सी बायस्ड हमें नज़र आ रही है, पूरी तरह से फेयर नहीं है सभी देशों के लिए। आई होप आपको एक्सप्लेन होगा इस टेबल से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फेवरेबल इम्पैक्ट क्या है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। कुछ तो फ़ायदा है ना, तभी तो सब लोग मान रहे हैं, अदरवाइज सब लोग छोड़ ना देते इसको। तो फेवरेबल इम्पैक्ट क्या है, पहला फेवरेबल इम्पैक्ट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट अर्निंग। देशों को दूसरे देशों में जाकर सामान बेचना का अवसर मिल रहा है, सामान बेचने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी अर्निंग भी बढ़ रही है। ठीक है, सेकंड है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, फूड सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहता है। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फूड की डिमांड हमेशा रहती है, और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट भी इसीलिए बढ़ा है। थर्ड पॉइंट कह रहा है ग्रोथ ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट। सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर हमने आपको स्टूडेंट्स पढ़ाया है, जिसमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आता है। इस सेक्टर में भी हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि लोग भी अब एक जगह से दूसरी जगह जाकर सर्विसेज दे रहे हैं। या हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इंटरकॉन्टिनेंटल एज वेल एज इंटरनेशनल। फोर्थ पॉइंट कह रहा है एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। कपड़ों का व्यापार भी अब बढ़ा है, एक जगह से कपड़े बनाकर दूसरी जगह पर बेचे जा रहे हैं।
अगर आपको पता होगा तो आपको ये जरूर पता होगा कि इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री गुजरात महाराष्ट्र में कंसंट्रेटेड है। हमारे पास लेबर, रॉ मटेरियल, क्लाइमेट सब कुछ है, ठीक है। तो हम भारत से कपड़े बना के फॉरेन में भेज देते हैं, फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब चूंकि ट्रांसपोर्टेशन और सर्विस सेक्टर बढ़ा है तो हम इजीली भेज पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम देखें जापान का, तो जापान के ओसाका होन्शु में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ पे क्लाइमेट बहुत अच्छा है, ठीक है, सुटेबल फॉर कॉटन है, लेकिन उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है। तो वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल इंडिया, इजिप्ट या दूसरे देशों से खरीदते हैं, वहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर उसे एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि WTO के रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से उन्हें रॉ मटेरियल आसानी से मिल रहा है, प्लस बना हुआ फिनिश गुड बेचना भी आसान है दूसरे देशों में, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है FDI लिबरलाइज एंड हेंस परमिटेड। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था स्टूडेंट्स, FDI किस तरह से बढ़ाया गया है, लिबरलाइजेशन किस तरह से किया गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। पहले 10%, फिर 40%, फिर 50%, और अब तो आज के टाइम पर कुछ सेक्टर्स में 100% तक FDI को अलाउ कर दिया गया है। यानी कि विदेशों से कंपनियां आकर पूरी फर्म अपने पैसे से या अपना इन्वेस्टमेंट 100% कर सकती हैं किसी सेक्टर में। पूरी तरह से मालिकाना हक भी उन्हीं के पास रहेगा, और फ़ायदा इसका क्या मिलेगा कि इंडिया में कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइस कम हो जाएगा, क्वालिटी बढ़ेगी और अल्टीमेट फ़ायदा कंज्यूमर्स को मिलेगा, ऐसा थ्योरेटिकली कहा जाता है, ठीक है। तब तक जब तक मोनोपोली नहीं हो रही है, और ऐसा होता भी है जब तक मोनोपोली नहीं हो रही है, ठीक है। लास्ट है पॉइंट इसका जो हमें पॉजिटिव मिला है, मल्टीलैटरल रूल्स एंड डिसिप्लिन लाइक एंटी डंपिंग, सब्सिडाइज, सेफगार्ड्स एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट। कई तरह के रूल और डिसिप्लिन बनाए गए हैं जो अलग अलग स्तर पे काम करते हैं। जैसे एंटी डंपिंग, ऐसा नहीं है कि अब डंपिंग बिल्कुल ही नहीं होगी, उसके लिए भी रूल्स हैं, और डंपिंग रोकने के लिए भी रूल्स हैं, ठीक है। सब्सिडीज कैसी दी जाएंगी, कितनी दी जाएंगी, उसके लिए भी रूल्स हैं। इंडिया में सब्सिडी बहुत दी जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है उसका प्राइस बहुत कम रहता है, क्योंकि फार्मर्स को सब्सिडी दी जा रही है कई सारे इक्विपमेंट पर, जिससे उसके प्रोडक्शन कॉस्ट लो हो जाती है और फाइनल गुड का प्राइस भी कम रहता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कई बार बोल चुका है कि इंडिया में सब्सिडी देना अब बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर हम सब्सिडी देना बंद कर देंगे इंडिया में तो क्या होगा, चीज़ों के दाम अचानक से बढ़ जाएंगे और चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाएंगी। ऐसी कंडीशन में फ़ायदा तो होगा किसको, जो प्रोड्यूसर होगा उसको, लेकिन अल्टीमेट नुकसान किसको होगा, जो कंज्यूमर है उसको, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आगे देखेंगे अभी। सेफगार्ड्स एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट, सेफगार्ड्स यानी जो व्यापारी हैं एज वेल एज जो कंज्यूमर्स हैं, दोनों को ही सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। प्लस अगर कोई डिस्प्यूट होता भी है तो उसके लिए एक प्रॉपर जुडिशरी सिस्टम, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है कि कंप्लेन लेके आप कहाँ पर जा सकते हो और किस तरह से उसे शॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फेवरेबल इम्पैक्ट हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के भारत की अर्थव्यवस्था पर। इसके बाद हम देखते हैं जो हमें फ़ायदा देखने को मिला है। इस ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट, सोर्स आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक ही है हमारा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से लिया है ये ग्राफ हमने, मतलब वर्ल्ड बैंक ने इशू किया था तो हमने बस कॉपी किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जब से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या GTT आया है, ठीक है, GATT के, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया था 1977 के बाद। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज परसेंटेज ऑफ GDP, यानी किसी भी देश का जो GDP है उसमें कितना परसेंटेज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से आ रहा है, वो हमें देखने को मिल रहा है इस ग्राफ से। अगर हम 1960 से देखें तो लगातार ये बढ़ ही रहा है, यानी जब से ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आई है वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, तब से हमें लगातार देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। कभी राइज एंड फॉल होता रहता है पर हमें ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिली है
वर्ल्ड एक्सपोर्ट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी में। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो 2009 वाली लाइन है, यहाँ पर आपको श्रिंक देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा एकदम से फॉल हुआ है ग्रोथ रेट में। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 2009 में रिसेशन आया था, जो हमने ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन नहीं पढ़ा है 1928 1929 में जो अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, सेम चीज़ रिसेशन हमारा आया था 2009 में। और ऐसा ही ग्राफ आपको देखने को मिलेगा 2020 में भी, क्योंकि आज के टाइम पे लॉकडाउन की वजह से भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट डिमिनिश हुआ है। इवन इंडिया में तो इंपोर्ट बढ़ गया है, इंपोर्ट कम हो गया है और एक्सपोर्ट बढ़ गया है। ठीक है, यानी कि हम लोग ट्रेड सरप्लस में आए हैं बहुत डेकेड्स के बाद में, कई डेकेड्स के बाद में, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल ही जो 2009 में ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है वी शेप का, इसका मतलब है कि ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा एकदम से कम हुई है। और ऐसा ही ग्राफ आपको 2020 में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन हम ओवरऑल अगर बात करें तो ओवरऑल 1960 से या 1997 जब से WTO फॉर्मली बना है, तब से हम अगर कंपेयर करते हैं 2014, 17, 19, 20 को, तो ओवरऑल हमारी ग्रोथ जो है वो बढ़ी है व्यापार में। ठीक है, और ये सब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ WTO ऑन इंडियन इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। पहला पॉइंट कह रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गिव एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग विद अदर मेंबर कंट्रीज। यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, जब बना था तब तो 123 थी, अभी 163 की अबव है। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गिव एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भारत को एक अवसर प्रदान करता है फॉर ट्रेडिंग विद अदर मेंबर कंट्रीज, दूसरे सहयोगी देशों के साथ या दूसरे सदस्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए। और चूंकि सदस्य देश हैं इसलिए इन सबको WTO के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। नाउ इंडिया कैन एक्सपोर्ट इट गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज। और भारत अब आसानी से यानी कम टैक्स देकर या लो रिस्ट्रिक्शंस के साथ दूसरे देशों में चीज़ें बेच सकता है, चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकता है, बेचने जा सकता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है WTO विल हेल्प इंडिया टू रिसीव टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज एट चीपर कॉस्ट। चूँकि अब भारत अगर दूसरे देशों में चीज़ें एक्सपोर्ट करने जा रहा है, बेचने जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे देश भी तो भारत आएंगे, और जब वो भारत आएंगे तो वो चीज़ें वहाँ से बनाकर यहाँ बेचने आएँ, ऐसा मतलब होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वो यहीं पर प्लांट लगा देते हैं। वो जो कंपनी है वो MNC में कन्वर्ट हो जाती है, मल्टीनेशनल कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो चीज़ें वहाँ से अपने देश से बनाकर यहाँ ना लाने के बजाय यहीं पर बनाकर यहीं पर बेचना शुरू करती है, जिसकी वजह से वो अपने साथ ढेर सारा कैपिटल और टेक्नोलॉजी भी लाती है। और यही ग्लोबलाइजेशन है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इस तरह से WTO हेल्प किया है इंडिया को टू रिसीव टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज से बेहतर टेक्नोलॉजी इंडिया को मिली है एट चीपर कॉस्ट, वो भी सस्ते दाम पर, क्योंकि WTO के रूल्स ही कह रहे हैं कि हमें लिबरलाइज करना है, यानी कि टैक्सेस जो है वो बहुत कम लगाने हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है सम WTO रूल्स आर बेस्ड अगेंस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। कुछ WTO रूल्स जो हैं वो अगेंस्ट हैं डेवलपिंग कंट्रीज के। जैसा हमने अभी आपको बताया था, WTO जो है कुछ पार्शली या कुछ हद तक बायस्ड है। बायस्ड का मतलब केवल डेवलप कंट्रीज जो ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, जिनका जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं WTO के बजट में, वो उनके फेवर में रूल्स बना देता है। कैसे? डेवलपिंग कंट्रीज आर फोर्स टू ओपन देयर इकोनॉमीज इन द इंटरेस्ट ऑफ डेवलप्ड नेशन। WTO जो है वो ऐसे रूल्स बनाता है जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज मना नहीं कर पाती हैं डेवलप्ड कंट्रीज को अपने यहाँ आने से और अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने से। कोई भी डेवलप्ड नेशन जब जाता है डेवलपिंग नेशन के पास सामान खरीदने, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा पैसे देकर ज़्यादा सामान लेना चाहता है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है। बेटा इसे कहते हैं होस्ट कंट्री। जो डेवलपिंग नेशन है, जहाँ पर व्यापार करने के लिए डेवलप नेशन जा रहे हैं, उस डेवलपिंग कंट्री को कहते हैं होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री जो है उसके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ WTO रूल्स, क्योंकि WTO के रूल्स की वजह से हम टैक्सेस नहीं लगा पा रहे हैं, हम ट्रेड बैरियर्स नहीं लगा पा रहे हैं, और हम मना नहीं कर पा रहे हैं डेवलप नेशंस को व्यापार करने से, जिसकी वजह से डेवलप्ड नेशन जो है वो डेवलपिंग नेशंस के रिसोर्सेज को ईगरली बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे एक्सप्लॉयट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नुकसान है, ये निगेटिव इम्पैक्ट में आएगा स्टूडेंट। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट कह रहा है, फोर्थ एंड लास्ट इम्पैक्ट कह रहा है, सर्टेन क्लॉज इन WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रोविजन ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स इन इंडिया। कुछ WTO के जो एग्रीमेंट हैं उसमें रूल्स ऐसे हैं जो भारत में कृषि के उत्पादों पर दिए जाने वाले सरकारी छूट का विरोध करते हैं, क्योंकि सरकार, हमने अभी आपको बताया था, सरकार अगर छूट दे देती है तो गुड्स का प्राइस कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरे देश जो है भारत में आकर अपना सामान ही नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि दूसरे देशों का जो गुड्स है वो महंगा है और भारत में गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है इसलिए सस्ता है। तो भारत में सस्ती चीज़ हमें घर ही में मिल रही है तो हम बाहर वालों से चीज़ क्यों खरीदेंगे, जिसकी वजह से दूसरे देश भारत में व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए WTO जो है विरोध करता है सब्सिडी का, कि सब्सिडी ना दो, जिससे इंडिया के प्रोडक्ट का भी प्राइस हाई रहे, बाहर से आने वाली चीज़ों का प्राइस भी हाई रहे और दोनों को कंपटीशन या दोनों को सामान बेचना आसान हो जाए। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देगी तो इंडिया में आपको पता है कितनी बड़ी पॉपुलेशन है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, उसका सर्वाइवल महंगा हो जाएगा और ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है, ओवरऑल जो महंगाई है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इट इज़ फियर्ड, ऐसा WTO डरता है, that if India abides by the rules of WTO, the prices of several essential and life-saving drugs may increase. It is feared, ऐसा डरा जा रहा है, किसके द्वारा, भारत के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा ये डर है कि अगर इंडिया WTO के रूल्स को अबाइड मतलब मानने लगेगा, देन द प्राइस ऑफ सेवरल एसेंशियल, बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ों की कीमत जो है, और लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो जीवन बचाने वाली दवाएं हैं, ठीक है, इनका जो दाम है वो बढ़ जाएगा। यानी कि हमने अभी आपको जो चीज़ बताई कि महंगाई बढ़ जाएगी, वही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अगर भारत सब्सिडी नहीं देगा, भारत सरकार सब्सिडी नहीं देगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और दूसरी चीज़ों पर, तो भारत में बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ों और दवाइयों की कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो गरीब आदमी की पहुँच से बाहर हो जाएंगी और जो लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं उनके लिए भी वो महंगी हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है सब्सिडी देना, लेकिन WTO सब्सिडी का विरोध करता है। अब हम देखते हैं व्हाट वेयर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ WTO। शॉर्टकमिंग्स का मतलब होता है कमियां। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या कमियां हैं। WTO stands for World Trade Organization, which was started at initiative of developed countries to liberalize international trade. ऑब्वियसली बात है, हमने आपको बताया जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था सेकेंड, उस समय जो डेवलप्ड नेशंस थे उन्होंने सोचा कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को सही किया जाए, तो उनके दिमाग में यही चीज़ आया था कि चलो हम सारे देशों को मिला लेते हैं और जो रिसोर्सेज हैं डेवलपिंग नेशंस के, उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी करना शुरू करते हैं, जो हिडन एजेंडा था। क्योंकि डेट्रॉयट आपको पता होगा जो स्टेट ऑफ मिशिगन USA में है, वहाँ पर पिछले लगभग 250 साल से कार कंपनियाँ वगैरह चल रही हैं। ठीक है, और उन्होंने 90s के बाद और 1900 से लेकर 1947 तक इसके बीच में अपने रिसोर्सेज का लगभग 90% इस्तेमाल कर लिया। यानी डेट्रॉयट में जो रॉ मटेरियल था स्टील इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो लगभग ख़त्म हो चुका है, वो लगभग ख़त्म हो चुका है। तो अब और ज़्यादा रॉ मटेरियल कहाँ से आए, तो ये सारी चीज़ें, ये बेटा सिर्फ एक एग्जांपल था। ठीक है, ऐसा रिसोर्सेज कहाँ से आए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो नेशंस अभी तक अनटच्ड हैं, जैसे ब्राज़ील हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना शुरू किया। कैसे कर सकते थे, इसके लिए पहले तो सबको मिला के एक साथ WTO में इनिशिएट किया कि हाँ चलो सब लोग व्यापार करेंगे मिलके, और ऐसे रूल्स बनाए जो इनडायरेक्टली फेवर कर रहे थे किसका, डेवलप्ड नेशंस का। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है इट इज़ डोमिनेटेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि पैसा उन्होंने लगाया था, ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई थी, सारे बड़े लीडर उन्हीं के थे, तो डोमिनेट, सारा काम भी उन्हीं के फेवर में हो रहा था। वो मैनिपुलेट इट्स पॉलिसी टू फेवर देयर इंटरेस्ट, और जो डेवलप कंट्रीज थी वो मैनिपुलेट, बदल देती थी अपने फेवर में जो भी नीतियां होती थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की उनको, दस इग्नोरिंग द डेवलपिंग कंट्रीज, और इस तरह से वो डेवलपिंग कंट्रीज को इग्नोर करना शुरू करती हैं। सेकेंड पॉइंट, इट वॉज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड। WTO जो है इससे उम्मीद की जा रही थी कि सभी देशों को मौका मिलेगा डेवलप नेशन में, या डेवलपिंग नेशन को डेवलप नेशन में जाके सामान बेचने का, सभी को मौका मिलेगा फ्री व्यापार करने का, अपने व्यापार को बढ़ाने का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
The developed countries have unfairly retained trade barriers, whereas it forced the developing countries to remove the trade barriers. यानी जब अमेरिका इंडिया आया व्यापार करने तो उसने कहा कि WTO ने तो टैक्स लगाने से मना किया है और उसने टैक्स नहीं दिया। लेकिन जब हम गए अमेरिका व्यापार करने, कोई छोटा देश गया व्यापार करने अमेरिका, तो अमेरिका ने कहा ऐसा है टैक्स तो देना पड़ेगा, हमारे यहाँ पहले से ही इतनी सारी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ फिर नुकसान होने लगेगा। तो हमने WTO से कहा कि WTO आपने तो कहा था कि फ्री ट्रेड होगा, तो WTO ने कहा कि हाँ होगा तो, लेकिन उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया और इस तरह से वो रिमेन रहा बायस्ड बना रहा इन फेवर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स, ये पॉइंट हो गया। इसके हम समझते हैं प्रोज एंड कॉन्स इस छोटी सी टेबल से, जिससे आपको याद रहे। ठीक है, याद रखने के लिए की पॉइंट्स याद रखिएगा। प्रोज, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो था, WTO की जो पॉलिसी थी कि फ्री ट्रेड दिया जाएगा, उसके प्रोज क्या थे? पहला प्रोज था इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, सभी देशों को कुछ ना कुछ मौका तो मिला ही इकोनॉमिक ग्रोथ करने का। ठीक है, लोअर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार को क्योंकि अब स्पेंड नहीं करना था, मल्टीनेशनल कंपनीज खुद ही आ रही थी, तो सरकार के खर्चे में भी कमी आ गई। और सबसे ज़्यादा फायदा जो हुआ वो ये हुआ कि जब भी कोई डेवलप्ड कंट्री की MNC मल्टीनेशनल कंपनी डेवलपिंग कंट्री में गई तो वो अपने साथ बेहतर टेक्नोलॉजी लेकर गई, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र भी हुआ। लेकिन कुछ नुकसान भी थे। नुकसान क्या हुआ? इंक्रीज्ड जॉब आउटसोर्सिंग, क्योंकि जब मल्टीनेशनल कंपनियां किसी डेवलपिंग नेशन में गईं तो मशीन्स लेकर गईं, ऑटोमेटिक मशीन्स लेकर गईं और वहां के लोगों की नौकरियां जाने लगीं, जिसकी वजह से उन लोगों को नौकरियां करने के लिए दूसरी जगहों पर जाना शुरू किया। प्लस जब ये देखा गया कि भारत में नौकरी कर रहे हैं जो लोग, उनको उसी काम के लिए कम पैसे मिल रहे हैं और अगर वही काम वो फॉरेन में जाकर कर रहे हैं तो उसके लिए उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो ऐसे में क्या हुआ, लोग अपने देश में ना रहकर दूसरे देश में जॉब करने के लिए जाने लगे। ठीक है, दूसरा कौन जो था, दूसरी कमी जो थी फ्री ट्रेड और एग्रीमेंट की, वो ये थी कि पुअर वर्किंग कंडीशन। जो लेबर लॉज बनाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा फेवर में हैं किसके? जो भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके। प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे इवन यूपी गवर्नमेंट ने भी कुछ लेबर लॉज में संशोधन किया है, जिसमें जो पावर है वो किसके फेवर में दी गई है? जो ओनर है या जो एम्प्लॉयर है उसके फेवर में। यानी अब लेबर्स के फेवर में रूल्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं हैं, जिसकी वजह से वर्किंग कंडीशन और वेजेस वगैरह कैसे हो जाते हैं? खराब होने लगते हैं। 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम कराया जाने लगेगा। पैसे जो है वो 10 घंटे के लिए उतने ही दिए जा रहे हैं या कम दिए जा रहे हैं। जैसा कि जो लोग एम्प्लॉयर होंगे, जो लोग एम्प्लॉय होंगे इस टाइम, उनको पता होगा कि पहले फुल सैलरी मिल रही थी पर अभी कैसा है, कुछ का सैलरी कम मिलने लगी है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन हमेशा रहता है, जॉब देने वाले कम हैं और जॉब लेने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए हमेशा कंडीशंस फेवर में रहती हैं किसके? एम्प्लॉयर के, और एम्प्लॉय के लिए वर्किंग कंडीशंस पुअर हो जाती हैं। ये कौन है किसका? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। और लास्ट जो कौन है वो है डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। हमने अभी आपको बताया था जब भी कोई डेवलप कंट्री डेवलपिंग नेशन में जाती है काम करने तो वो वहाँ के रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट करती है, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन होने लगता है। क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों ही खराब होने लगती हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है राइट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ MNCs। ये टॉपिक स्टूडेंट्स जो है जुड़ा ही हुआ है वर्ल्ड ट्रेड से। ठीक है, इसलिए इसको देख लेते हैं। जब भी कोई MNC जाती है दूसरे देश में काम करने तो कई सारे फ़ायदे होते हैं, कई सारे नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे तो आपको पता ही है कि आप व्यापार बढ़ रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी मिल रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन नुकसान क्या है वो देख लेते हैं एक बार जल्दी से। द हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ MNCs आर, फर्स्ट पॉइंट सेज द ग्रोथ ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज हिंडर्ड बिकॉज ऑफ टफ कॉम्पिटिशन। जो लोकल इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे रवि का एग्जांपल हमने आपको दिया था, कैपेसिटर वाले रवि का, ठीक है, तो जो लोकल इंडस्ट्रीज़ थी बहुत ज़्यादा रुक गई। जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और फाइट बैक किया वो तो ग्रोथ किए, लेकिन मेजॉरिटी में जो लोकल इंडस्ट्रीज़ थी वो डिमिनिश होने लगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट कह रहा है MNCs जनरली यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स which may not be suitable for a developing country like India where unemployment is a big
प्रॉब्लम। एमएनसीज जो है वो पैसा, ऑब्वियस सी बात है, कोई दूसरा देश आया है काम करने तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहेगा, ठीक है। और उसकी टेक्निक्स जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। वो ऑब्वियस सी बात है एक ऑटोमेटिक मशीन लगा देगा जिससे उसे 10 वर्कर ना रखने पड़े, ठीक है। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं एमएनसीज़ की, ये फेवरेबल नहीं होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की। क्यों? डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोगों को जॉब चाहिए, ठीक है, रिसोर्सेज ऐसे इस्तेमाल होने चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट डिग्रेड ना हो। लेकिन इंडिया में क्या है, लोगों को जॉब चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा लोगों को जॉब चाहिए। ऐसे में अगर एक ऑटोमेटिक मशीन लगती है तो 10 लोगों की नौकरियाँ चली जाती हैं। तो ये पॉलिसीज़ जो हैं एमएनसीज़ की, उनके लिए तो अच्छी हैं, लेकिन डेवलपिंग नेशंस जैसे इंडिया, ब्राज़ील वगैरह हो गया, इनके लिए ये अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर अगर कोई कंपनी आ रही है तो करोड़ों लोग मुंह देखते हैं उसका कि हाँ आप हमें शायद जॉब मिलेगी। लास्ट पॉइंट कह रहा है एमएनसी के हार्मफुल इफेक्ट में, एमएनसी में मिसयूज द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट कंट्री बाय ओवर एक्सप्लॉइटिंग इट्स नेचुरल रिसोर्स। ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा माइनिंग, ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि होस्ट कंट्री यानी जिस कंट्री में वो व्यापार करने आए हैं उस कंट्री का एनवायरनमेंट पूरी तरह से ख़राब होने लगता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, द होस्ट कंट्री इज लाइकली टू लूज इट्स इकोनॉमिक सोवरेनिटी। होस्ट कंट्री में अगर बहुत ज़्यादा एमएनसीज आ गई हैं, बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो गया है, तो जो उसकी आर्थिक फैसले लेने की खुद की कैपेसिटी है वो ख़त्म होने लगती है, और जो इकोनॉमिक सोवरेनिटी, जो उसकी आर्थिक आत्मनिर्भरता है, वो भी कम हो जाती है। क्योंकि अब फैसले कौन लेगा? ऑब्वियस सी बात है जिनके पास पैसा है वही तो इकोनॉमिक डिसीजंस मैनिपुलेट करेंगे। सेकेंड है, होस्ट नेशन में ऑल्सो एक्सपीरियंस सम लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन इकोनॉमी। अपनी अर्थव्यवस्था पर खुद नियंत्रण नहीं रहेगा होस्ट कंट्री का अगर एमएनसीज बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने लगेंगी इकोनॉमिक डिसीजंस को। थर्ड पॉइंट कह रहा है, फीलिंग दैट लेबर इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द एमएनसी आउटसोर्सिंग। ऐसा तो होता ही है, अभी हमने आपको बताया लेबर लॉज जो है वो हमेशा फेवर में रहते हैं, ज़्यादा फेवर में रहते हैं किसके? एम्प्लॉयर के। और एमएनसीज चूँकि एग्रीमेंट साइन करके आई हैं फ्री ट्रेड, और उनके ऊपर कोई गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन जो एम्प्लॉई है वो कंप्लेन भी नहीं कर पाएगा एम्प्लॉयर के खिलाफ। और एमएनसी जो अभी जैसे आज के टाइम पर ही हम देखें, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है या जिनकी सैलरी कट कर मिल रही है वो कंप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल्स किसके फेवर में बनाए हैं? इंडस्ट्रीज के एंड इंडस्ट्रियलिस्ट के। फोर्थ पॉइंट है लॉस्ट ऑफ कल्चरल मॉर्निंग, एंड लास्ट वन इज द प्रॉब्लम ऑफ डंपिंग। डंपिंग के बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आर प्राइस्ड लो इन इंडियन मार्केट। दूसरे देशों से आने वाला सामान सस्ता होता है कंपैरिजन टू जो हम लोग इंडियन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उससे। कल्चरल बॉन्डिंग का मतलब भी यही होगा कि जो हमारी खुद की सभ्यता है वो हमारी डिग्रेडेट करने लगती है। हम लोग फिर दूसरे जो पैसा दे रहा है या जो हमारे ऊपर जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो मोरालिटी या जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो भी डिग्रेडेट करती हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो वर्ड हमारा बार बार आया है आज की वीडियो में वो है डंपिंग। व्हाट इज डंपिंग? Dumping is when a commodity is sold in a foreign country at price below its domestic sale price, ठीक है, SALE होगा यहाँ पर, ठीक है, सेल प्राइस फॉर रीज़न नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट। जब किसी देश में कोई चीज़ दूसरा देश बेचने आता है और अपने देश से सस्ते दाम पर बेचता है तब उसे डंपिंग कहते हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन एक बार और देख लीजिए। डंपिंग इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरर in one country exporting a product to another country at a price which is either below the price it charged in its home market or is below its cost of production। या तो कोई चीज़ इतनी सस्ती बेच रहा हो कि उतने में बन भी नहीं पा रही है, ठीक है। इसको स्टूडेंट फिर से हम बताते हैं सिंपल लैंग्वेज में। डंपिंग का मतलब है, एग्जांपल इसका देखते हैं, चाइना में कोई फ़ोन बना 100 रुपये का, ठीक है, और वो इंडिया में लाके उसे 80 रुपये में बेच दे, यानी जितने में उसने बनाया है उससे कम में बेच दे, तो इसे हम क्या कहेंगे? डंपिंग। या फिर उसने 10 रुपये का फ़ोन बनाया और अपने यहाँ वो 15 का बेच रहा है लेकिन हमारे यहाँ लाकर वो 11 या 12 रुपये में ही बेच दे, तो भी इसे हम क्या कहेंगे? डंपिंग।
यानी कि जब कोई देश अपने यहाँ चीज़ बनाकर जितने में बनाई है या जितने में अपने यहाँ बेच रहा है उससे सस्ते में दूसरे देश में जाकर बेचता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? डंपिंग। आई होप एग्जांपल आपको क्लियर होगा। अ प्रोडक्ट इज कंसीडर्ड एज डंप व्हेन एक्सपोर्ट प्राइस इज लेस देन नॉर्मल प्राइस। दूसरे देश में बेचे जाने वाला मूल्य कम है नॉर्मल प्राइस से भी, ठीक है। और ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। हम चाइना को क्यों बोल रहे हैं? इवन अमेरिका में देखिए, आईफोन लॉन्च होता है 50,000 का, ठीक है, और वही 2 साल बाद 25,000 में इंडिया में आकर बिकने लगता है। इवन आज के टाइम पर जब आईफोन 11 चल रहा है उस टाइम पर भी आईफोन 6 और आईफोन 7 इंडिया में लोग खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अब सस्ते हो गए हैं। सस्ते कैसे हो गए हैं? क्योंकि वो डंप किए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें उनके देश में तो कोई अब खरीद नहीं रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसे देशों में बेच रहे हैं सस्ता करके जहां पर उनकी पहुंच अभी तक नहीं है। इंडिया में आईफोन अभी तक बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब प्राइस कम करके वही 50,000 का फ़ोन हम सेल में डिस्काउंट लगा के ये वो दुनिया भर का नाटक दिखा के 25,000 20,000 में देंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोग खुशी खुशी उसको खरीद भी लेते हैं। इसे हम डंपिंग कहते हैं। तरीका कोई भी हो, पर अगर वो नॉर्मल प्राइस से कम प्राइस पर मिल रहा है तो उसे हम डंपिंग ही कहेंगे। The difference between the export price and the normal value is known as margin of dumping। जिस प्राइस पर बेचा जा रहा है और जिस प्राइस पर वो बना था, जो उसकी नॉर्मल वैल्यू है, इसका जो डिफरेंस है उसे हम मार्जिन ऑफ डंपिंग कहेंगे, ठीक है। लास्ट हमें देखना है रीजन से ऑब्जेक्टिव क्या है डंपिंग के। ऑब्जेक्टिव है इसका पहला, टू फाइंड अ प्लेस इन फॉरेन मार्केट। या तो इसलिए डंपिंग की जाती है कि दूसरे देश में हमारा कोई भी प्रोडक्ट अभी तक पहुंच नहीं है, ठीक है। जैसे हमने अभी आपको बताया पहले आईफोन इंडिया में नहीं थे इतने ज़्यादा, तो अपनी मार्केट बनाने के लिए भी कभी कभी कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट सस्ता करके बेच देती है कि सस्ते में ही लोग एक बार खरीदें तो हमारी मार्केट तो बन जाए, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है डंपिंग का, टू सेल सरप्लस कमोडिटी। हमारे पास इतना ज़्यादा बन गया है कि अब हमारे पास बिक ही नहीं रहा है, तो पूरा ना बिके, इससे अच्छा है कि कुछ नुकसान या कुछ कम पे हम बेच दें। सपोज 100 फ़ोन बना लिए एप्पल ने और अमेरिका में बिके केवल 40 ज़्यादा हो गए, तो 40 अब क्या करें, तो उतने दाम पर हम किसी दूसरे देश पर तो बेच नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरा देश जो है वो अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, उसके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो उसका प्राइस कम करके हम दूसरे देश में बेच देते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है डंपिंग का, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री सेम एज फर्स्ट, ठीक है। अपनी इंडस्ट्री या व्यापार का दायरा बढ़ाने के लिए भी लोग डंपिंग करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज जो है वो डंपिंग करती हैं। जैसे चाइना हो गया, चाइना में क्या हुआ, लेबर सस्ता है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आ रही है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, ढेर सारा प्रोडक्ट, ढेर सारी चीज़ें सरप्लस में बना के दूसरे देशों में बेचना शुरू करते हैं। और ये तो किसी से छिपा नहीं है कि जो भी मोबाइल फ़ोन्स का डाटा वगैरह है वो सब हैक होता है या वो सब बाहर जाता है, इन्फॉर्मेशन हो या जो भी हो वो बाहर हमारी ली जा रही है, या हम ये कहें कि वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है। कुल मिलाकर ये समझिए कि व्यापार बढ़ाने के लिए या मार्केट बढ़ाने के लिए, पहले चाइना के फ़ोन सिर्फ चाइना में बिक रहे थे, अब चाइना के फ़ोन इतने सस्ते हमने कर दिए कि वो अब इंडिया में या दूसरे देशों में भी बिक रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान भी हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो आज से 5 से 6 साल पहले कार्बन, लावा और लेमन, ये कंपनियां, भारतीय माइक्रोमैक्स, ये कंपनियां इंडिया की थी जिनके फ़ोन इंडिया में बिकते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ डंपिंग अब चाइना जो है सिर्फ चाइना के ही फ़ोन दिखते हैं। चाइना की कंपनी है जैसे रेडमी, हर 3 में से 1 फ़ोन रेडमी कंपनी का है भारत में। भारत में जितने भी फ़ोन हैं उनमें 1/3 फ़ोन रेडमी के हैं, यानी कि लगभग 33% मार्केट किसका है, चाइनीज़ प्रोडक्ट का, एक कंपनी का। इसके अलावा ओप्पो वीवो का मिला लें तो लगभग 80% जो है चाइनीज़ फ़ोन इंडिया में स्टार्ट हो रहे हैं। ये एक तरह से मोनोपोली तो है, जिसकी वजह से भारतीय कंपनियां अब डिमिनिश हो गई हैं। हमें माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, इन सब के फ़ोन देखने को अब बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये नुकसान है डंपिंग का। इसीलिए WTO इसको रोकने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाता है, लेकिन फॉलो कौन कर रहा है। लास्ट हमारा पॉइंट है न्यू ट्रेड रिलेशंस, नए व्यापारिक संबंध बनते हैं, क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक देश दूसरे देश को जब कोई चीज़ बेचता है तो दूसरे देश से कोई चीज़ खरीदता भी है, और इस तरह से व्यापारिक रिश्ते मजबूत होते हैं। और कभी भी मान लीजिए फेमाइन या कोई भी एपिडेमिक वगैरह आती है तो उस टाइम पर हमें हेल्प मिलती है दूसरे देश से चीज़ें आसानी से लेने में।
ठीक है, तो ये था आज का वीडियो जो आपका कवर कर रहा था सारे रिमेनिंग टॉपिक्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डंपिंग एंड एटसेट्रा, जो भी आपके 4th चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी में बचे थे। ठीक है, इसके बाद चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। जो भी 1 लाइनर क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। टिल देन रिवाइज करिए सारे सेशंस, और कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो या कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।